सबसे पहली खबर होगी तीसरे विश्व युद्ध की आहट से जुड़ी, क्योंकि अमेरिका ने मोल्डोवा के लिए एक खास प्लान तैयार किया है। मोल्डोवा यूक्रेन का पड़ोसी देश है और रूस का कट्टर दुश्मन। मोल्डोवा में अमेरिकी दखल से कैसे पुतिन का पारा 7वें आसमान पर है, खबर की पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर चीन और पाकिस्तान की मिली भगत से जुड़ी। दोनों देश पीओके में साथ आ गए हैं और पीओके में तोप रडार तैनात कर दिए गए हैं। चीन पाकिस्तान को भारत से कैसे मिलेगा जवाब, पूरा विश्लेषण आपके सामने होगा। और तीसरी खबर आपके घर में रखे एसी से जुड़ी, जिसे एसी बम कहा जाने लगा है। आखिर क्यों गर्मियों में एसी फट रहे हैं, कैसे एसी बम अग्निकांड की वजह बनते हैं और एसी को बम बनाने से कैसे बचाया जा सकता है, पूरी खबर कुछ ही देर में आपके सामने होगी। आपके काम की यह खबर है तो इसे भी देखना भूलिएगा नहीं। लेकिन पहली बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। दक्षिण पश्चिमी आइसलैंड में फिर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। दिसंबर के बाद 5वीं बार ज्वालामुखी फटा है। आइसलैंड से यह खबर है, ज्वालामुखी से निकलते लावे से ग्रिंडाविक शहर को खतरा पैदा हो गया है। ब्लू लेगून जियोथर्मल स्पा को खाली करवाया गया है। ये देखिए तस्वीरें, धधकता ज्वालामुखी, सड़कों पर बहता लावा आपके सामने। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ग्रिंडाविक शहर को खतरा पैदा हो गया है। ब्लू लगून जियोथर्मल स्पा को खाली कराया गया है और दिसंबर के बाद 5वीं बार इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। और आइसलैंड के इस ज्वालामुखी में कल दोपहर विस्फोट हुआ, जिसके बाद भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। अनुमान लगाया जा रहा है कि ज्वालामुखी में हुआ यह विस्फोट अब तक का सबसे भीषण विस्फोट है। आइसलैंडिक मौसम विज्ञान दफ्तर के मुताबिक ज्वालामुखी की एक दरार से लावा 165 फीट ऊपर तक उछला, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर तक बढ़ गई थी। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्रिंडाविक शहर की, जिसे एक बड़ा खतरा महसूस हो रहा है इस धधकते ज्वालामुखी के मद्देनजर। आप तस्वीरें देखिए। यह खबर अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ऐसा अरसे बाद हुआ है, 3.5 किलोमीटर तक इस ज्वालामुखी का लावा उछला। पूरे शहर पर इस वक्त एक खतरा मंडरा रहा है। और कुछ और तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। ग्रिंडाविक शहर में 3800 लोग रहते हैं। शहर की सुरक्षा के लिए ब्रेकर्स बनाए गए हैं, लेकिन ज्वालामुखी से आप देखिए लावा इतना ज्यादा निकला कि लावा बहते हुए शहर तक आ गया, जिससे शहर की ओर जाने वाली 3 में से 2 सड़कें कट गईं। इसके बाद ज्यादातर लोगों ने शहर छोड़ दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, ग्रिंडाविक शहर को पूरी तरह से खाली कराया जा चुका है। सड़कों पर लावा बहता हुआ आपको इन तस्वीरों में भी नजर आएगा। और कुछ और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ज्वालामुखी अब भी धधक रहा है और उससे बड़ी मात्रा में धुआं निकलता हुआ साफ तौर पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये बहुत पास से ली गई तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जूम करके जो तस्वीर सामने आई है उससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि किस तरह से ज्वालामुखी का जो लावा है वो फूट रहा है। धुएं ने पूरे इलाके को कैसे अपनी चपेट में ले लिया है, ये भी बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है इस तस्वीर में। और कई जगहों पर सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पा रही हैं। और आइए इन तस्वीरों को देखने के बाद बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं यूएई में कार में पेट्रोल भरने के लिए कैसे कर दिए गए हैं रोबोट्स तैनात। ये रोबोट एआई से संचालित हैं। रोबोटिक आर्म सेंसर्स और कैमरों की मदद से ये बाकायदा कार का फ्लैप खोलते हैं और कार में पूरी सटीकता से पेट्रोल डालते हैं। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने ये रोबो आर्म पेट्रोल पंप पर तैनात कर दिए हैं और देखिए इनके जरिए कैसे रिफ्यूलिंग की जा रही है तमाम कारों में। ये तस्वीरें
आपको ये भी बताती हैं कि आने वाले वक्त में हमारे पेट्रोल पंप्स पूरी दुनिया में कैसे नजर आने वाले हैं। और अगली बड़ी खबर बेल्जियम के ब्रसेल्स में प्रदर्शन से जुड़ी। फिलिस्तीन के समर्थन में दरअसल बड़े पैमाने पर यहां प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी हुई है। पुलिस से भिड़े हैं प्रदर्शनकारी। कैसे, ये देखिए, ब्रसेल्स में प्रदर्शन हो रहा है, फिलिस्तीन के सपोर्ट में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और यहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो पुलिस से भिड़ते नजर आए। और अब युद्ध से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया। पेंटागन ने बनाया है मोल्डोवा प्लान। F-16 से रूस पर हमले के लिए अमेरिका का बड़ा प्लान सामने आया। मोल्डोवा का हवाई बेस इस्तेमाल करेगा अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मोल्डोवा के राष्ट्रपति से इस बाबत मुलाकात भी की है। मुलाकात में मोल्डोवा प्लान पर चर्चा हुई है। तो देखिए, मोल्डोवा बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंटागन का ये मोल्डोवा प्लान कैसे पुतिन के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है और पुतिन के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा सकता है, इस पर हम आगे करेंगे बात और एक एक डिटेल मोल्डोवा प्लान से जुड़ी रखेंगे आपके सामने। तो पहले जान लीजिए मोल्डोवा की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी। मोल्डोवा यूक्रेन का पड़ोसी देश है और रूस का कट्टर दुश्मन। अब मोल्डोवा को लेकर अमेरिका ने बहुत खास प्लान बनाया है। यह प्लान अमेरिका और यूक्रेन के हित में है, लेकिन इस प्लान से महायुद्ध का खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि यह सीधे सीधे पुतिन को चुनौती देने के बराबर है। रूसी सेना यूक्रेनी एयरबेस को तबाह कर रही है। यह तबाही F-16 की एंट्री को देखकर की जा रही है। ऐसे में अमेरिका ने यह तय किया है कि F-16 को युद्ध क्षेत्र में मैदान जंग में उतारने के लिए मोल्डोवा का इस्तेमाल किया जाएगा। यही समझौता करने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मोल्डोवा जैसे छोटे से देश पहुंचे और अमेरिकी हितों को साधते नजर आए। तो आने वाले वक्त में मोल्डोवा की भूमिका बढ़ सकती है या आप कह सकते हैं बढ़ने वाली है। यह बिल्कुल सीधे तौर पर नजर आ रहा है। अमेरिका का मोल्डोवा प्लान है क्या, कुछ और डिटेल्स जल्दी से आपके सामने रखते हैं। जल्द ही यूक्रेन को मिलने वाले हैं F-16 फाइटर जेट्स। निश्चित तौर पर ये फाइटर जेट्स यूक्रेन पहुंचने के बाद यूक्रेन की ताकत में बड़ा इजाफा होगा। रूस लगातार कर रहा है यूक्रेन के एयरबेस पर अटैक। जब से यह खबर सामने आई है F-16 फाइटर जेट्स आने की, तब से ये हमले जारी हैं। और अगर यूक्रेनी एयरबेस तबाह होते हैं तो मोल्डोवा का बेस इस्तेमाल करेगा अमेरिका। ये पूरी तैयारी है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने मोल्डोवा के राष्ट्रपति से इसी बाबत मुलाकात की है और माना यह जा रहा है कि इस मुलाकात में मोल्डोवा प्लान पर लग गई है मुहर। मोल्डोवा के राष्ट्रपति ने बदले में अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी मांगी है और अमेरिका मोल्डोवा को EU में शामिल होने में करेगा मदद, इसका भरोसा भी इस मीटिंग में दिलाया गया है। मोल्डोवा और रूस के बीच भीषण तनातनी है, जबरदस्त टेंशन है, ये हर कोई जानता है। और ऐसे में मोल्डोवा का इस्तेमाल अमेरिका कैसे करता हुआ नजर आ रहा है, ये आप देखिए। मोल्डोवा प्लान के बारे में हमने आपको बताया। भौगोलिक स्थिति आप देख लीजिए, ये रहा रूस, ये जो इलाका है पूरा यूक्रेन का है और ट्रांसनिस्ट्रिया जो है वो मोल्डोवा से बिल्कुल लगा हुआ है। और इसी मोल्डोवा का इस्तेमाल अब आप कह सकते हैं एक तरह से अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर एयरबेस को एक्टिव करने की तैयारी की जा रही है। यह सुपर एक्सक्लूसिव खबर हमारे सहयोगी मनीष झा हम तक लेकर आए हैं। इस वक्त स्टूडियो में मनीष झा मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष, क्या तैयारी नजर आ रही है और मोल्डोवा का जो एयरबेस है उसका इस्तेमाल अगर रशिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर होता है तो रशिया तो चुप बैठने वाला है नहीं, उसने अपने इरादे पहले ही साफ कर दिए हैं। ये लड़ाई किस अंजाम तक पहुंच सकती है? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पेंटागन की नज़र में मोल्डोवा जो है वो प्लान बी है। प्लान बी इसलिए क्योंकि आज की तारीख में यूक्रेन में जो भी एयरबेस थे जहां से F-16 उड़ान भरते वो सबको रूस
चुन चुन कर टारगेट कर रहा है। वैसी स्थिति में F-16 कहां से उड़ान भरेंगे? अगर पोलैंड से उड़ान भरता है, जर्मनी से उड़ान भरता है, तो दिक्कत यह है कि रूस ने कहा है कि जहां से उड़ान भरेगा हम वहां अटैक करेंगे। तो पोलैंड पर अटैक करने का मतलब है कि पूरे नाटो को आकर लड़ना पड़ेगा। लेकिन मोल्डोवा एकदम सेफ कंट्री है। सेफ कंट्री नाटो के लिए या अमेरिका के लिए इसलिए क्योंकि वो नाटो का मेंबर नहीं है, वो EU का मेंबर नहीं है, तो उस तरह की लायबिलिटी भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उसकी जो लोकेशन है वो बेहद खास है, यूक्रेन से सटा हुआ है और मोल्डोवा खुद ही रूस के साथ उसका पंगा है। तो इंडिविजुअल कंट्री जिसका रूस के साथ पंगा हो, जो यूक्रेन की बॉर्डर के साथ हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो यूरोपियन कंट्री है, तो हर तरह से वो पेंटागन के लिए मुफीद है। और इसीलिए अमेरिकी विदेश मंत्री ने कल जाकर मोल्डोवा के राष्ट्रपति से मुलाकात की, उनसे इस बारे में बात की है। और ठीक इसी को लेकर अमेरिका के रक्षा मंत्री ने भी यूक्रेन के रक्षा मंत्री से बात की है। तो यह प्लान भी है अमेरिका का। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये है ऑपरेशन मोल्डोवा, प्लान मोल्डोवा, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। और मोल्डोवा का आने वाले वक्त में अमेरिका कैसे इस्तेमाल कर सकता है रशिया के खिलाफ, ये पूरा प्लान हमने आपके सामने रखा। आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं इस वक्त की 5 वॉर ब्रेकिंग। पहली बड़ी खबर खार्किव से। खार्किव में रूसी BM-21 ग्रैड पर हमला, यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया। हमले के बाद देखिए कैसे भीषण लपटें उठी। और अगली बड़ी खबर, रूस का यूक्रेनी ठिकानों पर हमला, MLRS से रूसी सेना ने किया है बड़ा अटैक। ये देखिए तस्वीरें। और अगली बड़ी खबर डोनेट्स्क से। डोनेट्स्क में रूसी ग्रैंड यूनिट का कोहराम, यूक्रेनी अग्रिम मोर्चे पर विध्वंसक हमला कैसे अंजाम दिया गया ये देखिए। यूक्रेन को बड़े नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है इस हमले में। और अगली बड़ी खबर, यूक्रेन पश्चिमी देशों के हथियारों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रहा है। करीब आधा दर्जन नाटो देशों ने यूक्रेन को अपने हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी, जबकि पहले यह शर्त थी, यह कंडीशन रखी गई थी कि यूक्रेन पश्चिम के दिए हथियारों का इस्तेमाल रूसी धरती पर हमले के लिए नहीं करेगा। नाटो देशों की हरी झंडी के बाद यूक्रेन रूस को नुकसान पहुंचा रहा है और यह बात पुतिन को खल रही है। पुतिन गुस्से में है और उग्र बयान दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि पश्चिमी देशों के हथियारों का मुद्दा विश्व युद्ध करवा सकता है। और अहम खबर है, पुतिन की पश्चिम को देखिए बड़ी धमकी सामने आई है। युद्ध क्षेत्र में और सेना लगाने का ऐलान कर दिया गया है। नागरिकों को भी युद्ध में भेजने की बात कही है पुतिन ने। जब तक जीत नहीं तब तक युद्ध खत्म नहीं होगा, यह ऐलान कर दिया है व्लादिमीर पुतिन ने। तो देखिए क्या कहा गया है रूसी राष्ट्रपति की तरफ से। सबसे पहले आपको अब ये सुनाते हैं। Все должны работать как на линии фронта. Все должны чувствовать себя мобилизованными. И только так мы добьемся тех целей, которые перед собой ставим. В современных условиях по-другому работать нельзя. और देखिए इस बीच अहम खबर है, यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल दागी हैं। रूसी इलाके में ये मिसाइलें दागी गई हैं। लंदन की इजाजत के बाद मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, यानी इजाजत दी जा रही है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से यूक्रेन को अपने हथियारों के इस्तेमाल की। और ये सिलसिला शुरू हो चुका है। एक के बाद एक लगातार रूस की सरजमीन पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। और उसी कड़ी में ये एक और हमला जिसमें स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है और रूसी इलाके को बनाया गया है निशाना। और आइए अब आपको बताते हैं कि किन किन पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ अपने हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत यूक्रेन को दे दी है और किसने नहीं दी है, यह भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पश्चिम के हथियार रूस पर
यूक्रेनी प्रहार। देखिए, ये वो तमाम मुल्क हैं जिन्होंने इजाजत दे दी है कि आप हमारे हथियारों का इस्तेमाल रूस की सरजमीन पर हमले के लिए कर सकते हैं। कौन से देश हैं? फ्रांस, यूके, पोलैंड, कनाडा, फिनलैंड, इसके अलावा स्वीडन, एस्टोनिया, चेक रिपब्लिक, नेदरलैंड, लिथुआनिया। ये तमाम वो मुल्क हैं जो कि इजाजत दे चुके हैं कि आप हमारे हथियारों का इस्तेमाल रूस की सरजमीन पर हमले के लिए कर सकते हैं। और देखिए कौन कौन से वो मुल्क हैं जिन्होंने इजाजत नहीं दी है। उनमें ये सिर्फ 3 नाम आपके सामने, अमेरिका, जर्मनी और इटली। इन तीनों देशों का रुख जो है वो अभी तक यही है कि इन्होंने इजाजत नहीं दी है, परमिशन नहीं दी है यूक्रेन को, यानी इन देशों के हथियारों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ रूस की सरजमीन पर हमले के लिए नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये तमाम मुल्क इजाजत दे चुके हैं। और देखिए, पश्चिमी हथियार विश्व युद्ध कराएंगे, वर्ल्ड वॉर करा सकते हैं। यह क्यों कहा जा रहा है, अब हम आपको यह बताते हैं। पश्चिमी हथियारों पर पुतिन दरअसल बहुत उग्र नजर आ रहे हैं, उनका रुख बहुत अग्रेसिव है। पुतिन ने पश्चिमी हथियारों के इस्तेमाल को बनाया है मुद्दा। पुतिन नाटो को सरेआम धमकाते नजर आ रहे हैं। रूस साफ कह चुका है कि यूक्रेन ने पश्चिम के हथियार इस्तेमाल किए तो बहुत करारा जवाब दिया जाएगा। युद्ध यूक्रेनी सीमा से बाहर भी जा सकता है, यह भी चेताया है रूस ने। रूस के निशाने पर ऐसे में सबसे पहले पोलैंड आ सकता है। बाल्टिक देशों से भी बदला लेने की पुतिन की रणनीति है। अब देखिए बड़ी बात क्या है, अब छोटी गलती भी महायुद्ध में तब्दील हो सकती है, इसके पूरे आसार नजर आते हैं। हमारे साथ मनीष झा भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मनीष, वेस्टर्न कंट्रीज का जो रुख नजर आ रहा है, यहां तो वो पूरी तरह से रूस को उकसाने पर आमादा नजर आते हैं। जब अपने हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत रूस की सरजमीन पर हमले के लिए यूक्रेन को दी जा रही है, तो इसका तो सीधे सीधे मतलब है कि यह पूरी की पूरी लड़ाई अब वेस्टर्न कंट्रीज, नाटो वर्सेस रशिया होती दिखती है। बिल्कुल, देखिए लंबी दूरी के हथियार का तकनीकी पहलू देखिए। लंबी दूरी के हथियार का इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत ही स्किल्ड लोग चाहिए, साथ ही साथ आपको स्पेस से लगातार कनेक्टिविटी चाहिए, उसकी मदद चाहिए। क्योंकि आप जब तक स्पेस के साथ नहीं कनेक्ट होंगे तब तक आप उस टारगेट को लॉक नहीं कर सकते हैं। पहले तो टारगेट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, फिर उसे लॉक नहीं कर सकते और फिर उस टारगेट पर अटैक नहीं कर सकते। और इसीलिए रूस का यह मानना है कि यह सब कुछ यूक्रेन में संभव नहीं है। तो जब लंबी दूरी के हथियारों का मिसाइल का इस्तेमाल होगा तो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, पोलैंड हो। अगर खुद अमेरिका से नहीं होगा तो वो कम से कम यूक्रेन के बाहर जो देश है वहां से, उस बेस से उसका इस्तेमाल होगा। इसीलिए रूस कह रहा है कि जहां से इस्तेमाल होगा, जहां से ये कोऑर्डिनेट होगा, हम वहां अटैक करेंगे। तो वैसी स्थिति में अगर पोलैंड पर अटैक हुआ, जर्मनी पर अटैक हुआ, फ्रांस पर अटैक हुआ, तो फिर वही बात है कि घुमा फिरा कर बात चली जा रही है कि रूस वर्सेस नाटो हो या फिर जो तीसरा विश्व युद्ध हो, उसकी पटकथा यही लंबी दूरी के हथियार लिखने वाले हैं। बिल्कुल, और इसीलिए लगातार एक्सपर्ट्स ये आशंका जता रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, यह महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। और देखिए, अमेरिकी अब्राम्स टैंक्स को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेनी युद्ध क्षेत्र में फेल साबित हो रहे हैं अब्राम्स। यूक्रेनी कमांडर अब्राम्स से नाखुश बताए जा रहे हैं। हालांकि रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अमेरिका ने यूक्रेन को 31 अब्राम्स टैंक दिए हैं और ये यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर तैनात हैं, डिप्लॉय किए गए हैं। एक अब्राम टैंक की कीमत करीब 83 करोड़ रुपए है। लेकिन अब युद्ध क्षेत्र से खबर यह आ रही है कि यूक्रेनी कमांडर्स ही इस टैंक से खुश नहीं। और आइए आपको बताते हैं कि यूक्रेनी कमांडर अब्राम्स टैंक में किन कमियों का सामना कर रहे हैं, जिसके चलते वो इसकी परफॉर्मेंस को लेकर आशंकित नजर आ रहे हैं। अमेरिकी बाहुबली यूक्रेन में आखिर क्यों फेल साबित हो रहा है, ये तो जरा समझिए। चालक दल ने कहा है कि $10 मिलियन के वाहनों में अटैक ड्रोन से बचाव के लिए पर्याप्त कवच ही मौजूद नहीं है। रूस ड्रोन के जरिए 5 अब्राम्स तबाह कर चुका है। अब्राम्स टैंक रूसी सेना का नंबर 1 टारगेट बन चुके हैं। टैंक्स में कई दूसरी तकनीकी समस्या भी मौजूद है। यूक्रेनी स्थिति के लिए अब्राम्स उपयुक्त नहीं हैं। हालांकि रूसी एजेंसी स्पुतनिक के हवाले से ये खबरें सामने आई हैं।
तो देखिए अमेरिकी अब्राम्स कितना घातक है, अब आपको यह भी बता दें। प्राइमरी वेपन है 120 mm स्मूथ बोर गन इसमें लगी हुई है, कीमत 83 करोड़, रेंज 428 से 450 किलोमीटर। खूबियां, वॉर जोन में तेजी से ये आगे बढ़ता है क्योंकि इसकी टॉप स्पीड है 45 mph। सेकेंडरी वेपन है 12.7 mm की मशीन गन से ये पूरी तरह से लैस है, इसीलिए अमेरिकी अब्राम्स को बहुत घातक माना जाता है। कम समय में बड़ा इलाका कवर करना हो तो कहा जाता है कि अब्राम्स से बेहतर कोई नहीं। अमेरिका का ये मुख्य युद्धक टैंक है, लेकिन यूक्रेन में इसकी परफॉर्मेंस को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। और देखिए इस बीच यूक्रेन के लिए स्वीडन से आई है एक अच्छी खबर। 1.3 बिलियन डॉलर की सैन्य मदद देगा स्वीडन। 1.3 बिलियन डॉलर की सैन्य मदद देगा स्वीडन। स्वीडन ASC 890 ASC 890 विमान भी यूक्रेन को देगा, जो कि एक टोही विमान माना जाता है। तो स्वीडन को लेकर ये अहम खबर सामने आ रही है। यूक्रेन को लगातार बड़े पैमाने पर मदद मिल रही है वेस्टर्न कंट्रीज से, नाटो कंट्रीज से, और उसी कड़ी में अब स्वीडन का नाम भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। टोही विमान ASC 890 जो कि एयरबॉर्न रडार से लैस है। ASC 890 से यूक्रेनी हवाई क्षेत्र ज्यादा सुरक्षित होगा, यानी यूक्रेन के लिए यह निश्चित तौर पर एक राहत भरी खबर है। और आइए आपको बता दें ASC 890 एयरबॉर्न रडार विमान की खूबियां क्या हैं और ये यूक्रेन के लिए कितना मुफीद साबित हो सकता है। स्पीड आप देखिए, 530 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। ASC 890 की तमाम खूबियां इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। उड़ान देखिए 7620 मीटर तक की उड़ान अवधि 7 घंटे है इस विमान की। टेक ऑफ वजन 13,155 किलो का। ASC 890 की वो खूबियां जिसका इस्तेमाल यूक्रेन अब कर सकेगा, क्योंकि स्वीडन से ये विमान हासिल हो रहे हैं यूक्रेन को। कीमत है इसकी 2 अरब रुपए। टाइप बहुउद्देशीय विमान इसे माना जाता है और इसकी खूबी है विमान में लंबी दूरी का रडार। क्या कर सकता है? जमीनी सैनिकों को खुफिया जानकारी मुहैया कराने में ASC 890 का जवाब नहीं। और देखिए भारत के खिलाफ POK में चीन की यह नई चाल है। सीमा पार शक्तिशाली चीनी संचार टावर्स का विस्तार किया जा रहा है, इसे एक्सपैंड किया जा रहा है। अंडरग्राउंड फाइबर केबल बिछाने का काम लगातार जोरों पर है। पाकिस्तान को मानव रहित लड़ाकू विमान देगा चीन, यह तय हुआ है। LOC के पास चीनी JYHGR रडार सिस्टम तैनात किया गया है। रडार से कम ऊंचाई वाले टारगेट को पता लगाने में मदद मिलती है। LOC पर अंडरग्राउंड बंकर्स का निर्माण, काराकोरम हाईवे पर ऑल वेदर रोड बनाने की भी तैयारी है। तो भारत के खिलाफ POK में चीन और पाकिस्तान की ये नई चाल नजर आती है। और बढ़ते हैं आगे। अहम खबर, आज शाम कन्याकुमारी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज शाम से PM का 3 दिनों का ध्यान का कार्यक्रम है। कन्याकुमारी में ध्यान करेंगे PM मोदी। चुनाव के आखिरी चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह ध्यान साधना होगी। तो देखिए प्रचार खत्म होने के बाद PM मोदी धार्मिक यात्रा करते हैं और ऐसा पहली बार नहीं होगा, ऐसा तीसरी बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद ध्यान लगाएंगे। पहली बार 2014 में जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ तब वो महाराष्ट्र के रायगढ़ में शिवाजी के किले में पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर ध्यान लगाया था। 2019 का जिक्र जरूरी है। 2019 में जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के केदारनाथ पहुंचे और देखिए ये तस्वीरें वहां से सामने आई थी। उस वक्त वहां गुफा में PM मोदी ने ध्यान लगाया। और इस बार PM मोदी कहां जा रहे हैं? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जाएंगे और वहां पर वो करेंगे ध्यान साधना।
अब आपको बताते हैं पीएम मोदी ने साधना के लिए इसी जगह को क्यों चुना। ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता सुरभि शर्मा के लिए की एक रिपोर्ट इसके लिए आपको देखनी होगी। तो सियासत के साथ साधना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी को ही क्यों चुना, ये भी अब आपको बता देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये जगह और ये स्मारक जिनके बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आप जानिए कि आखिर किस तरीके से समुद्र की इन ऊंची ऊंची लहरों के बीच सबसे महत्वपूर्ण है कि ये वो जगह है जहाँ भारत की पूर्वी और पश्चिमी तटरेखाएं मिलती हैं। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन बिंदु है ये, और ये दक्षिणी छोर है भारत का, जहां पर इस वक्त टी9 भारतवर्ष खड़ा है। और इस बीच आपको ये सीधी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, क्योंकि साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी आकर ही राष्ट्रीय एकता का संदेश दे रहे हैं। हालांकि तमिलनाडु में चुनाव तो खत्म हो चुके हैं और तमिलनाडु से ही जिस तरीके से चुनाव प्रचार की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, हालांकि पहले चरण में यहाँ पर चुनाव हुए थे और उससे 10 हफ्ते में ही प्रधानमंत्री 7 बार तमिलनाडु आ गए थे। लेकिन अब चुनाव के समापन के दौरान भी तमिलनाडु में ही उनकी मौजूदगी भी एक बहुत बड़ा संदेश है। और महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है जहां बंगाल में इस आखिरी चरण में 9 सीटों पर चुनाव होने वाला है और स्वामी विवेकानंद का जिस तरीके से बंगाल के साथ लगाव है और बंगाल के साथ उनका जुड़ाव है, जाहिर सी बात है राजनीतिक गलियारों में भी इसको देखते हुए बड़े संदेश जरूर जाते हैं। क्योंकि अब इस आखिरी चरण में जिन 9 सीटों पर चुनाव बंगाल में होने वाला है, आपको बता दें वो 9 की 9 सीटें टीएमसी के खाते में आती हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में भी चुनाव प्रचार किया है, जो पूरा उनका रोड शो का रूट था, उसका भी बहुत धार्मिक महत्व जरूर हो जाता है। तो चुनाव के दौरान और चुनाव के समापन के दौरान प्रधानमंत्री की तमिलनाडु में मौजूदगी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और देखिए, कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा भी देखने जाएंगे। ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता सुरभि शर्मा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरे पीछे इस वक्त आप अमर कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा देख रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर भारत में तुलसीदास, कबीर का जो स्थान है, वैसे ही दक्षिण भारत में संत तिरुवल्लुवर का वही स्थान है। और जिस तरीके से दक्षिण भारत में उनकी रचनाओं को लोग रामचरितमानस की तरह पढ़ते हैं, आपको बता दें आज तक उनके ग्रंथ दक्षिण भारत के 4 राज्यों में घर घर में मौजूद बताए जाते हैं। हालांकि तमिलनाडु के अमर कवि की ही ये प्रतिमा इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसके बारे में जानिए कि किस तरीके से इस प्रतिमा का आधार 38 फीट ऊंचा है और ये जो ऊपर की मूर्ति आप देख रहे हैं ये 95 फीट ऊंची है। पूरी प्रतिमा की कुल ऊंचाई 133 फीट बताई जाती है। हालांकि यही वजह है कि दूर दूर से जब लोग कन्याकुमारी का रुख करते हैं तो इनके बारे में भी लोग जानने को लेकर खासे उत्सुक नजर आते हैं। और साथ ही दक्षिण भारत में अमर कवि तिरुवल्लुवर इन्हें कहा जाता है। तो सुरभि शर्मा हमारी संवाददाता कन्याकुमारी में ही मौजूद हैं और पल पल की अपडेट से हमें करा रही हैं वाकिफ। और देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी रैली की है। 2024 के अभियान में मिशन 2024 में पीएम मोदी ने दरअसल इस बार रिकॉर्ड रैलियां की हैं। एक दिन में 2-3 राज्यों के दौरे, 2 से 3 राज्यों के दौरे एक दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए। हर दिन प्रधानमंत्री ने कम से कम 3 से 4 जनसभाएं की हैं। रोड शोज के साथ दूसरे तमाम पब्लिक इवेंट्स भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड तोड़ प्रचार। रैलियां कितनी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक? 206 रैलियां और रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मिशन 2024 के मद्देनजर। यह आंकड़ा आप देखिए, बहुत बड़ा है। 206 रैलियां और रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार किस तरह से किया, कितनी जनसभाएं की, उसका पूरा डेटा हम आपको दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर इंटरव्यूज की बात की जाए, तमाम इंटरव्यूज लगातार आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देख रहे होंगे। अब तक चुनाव प्रचार के दौरान 80 इंटरव्यूज, टोटल 80 इंटरव्यूज प्रधानमंत्री मोदी दे चुके हैं। गर्मी में राहत कहीं ना बन जाए आफत, ये पहली चीज जहन में आती है। और लगातार चल रहे एसी से आग का खतरा है। इन दिनों गर्मी बहुत पड़ रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और ऐसी भीषण गर्मी में लगातार लोग अपने घरों में एसी चला रहे हैं, बिना बंद किए लगातार एसी चलाया जा रहा है। और
वजह का जब हम जिक्र करते हैं तो देखिए, गैस का लीक होना एसी फटने की सबसे बड़ी वजह टेक्नीशियंस बताते हैं। खराब मेंटेनेंस की वजह से अक्सर एसी में धमाका होता है, यह कहा जाता है। इसलिए एसी की सर्विसिंग रेगुलर टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा जरूरी है। एसी में ब्लास्ट होने से कैसे बचाएं? कंडेंसर कॉइल पर धूल, गंदगी ना जमा होने दें। ये जो है इसका आपको ख्याल रखना है। दिन में लगातार एसी ना चलाएं, यह भी एक बड़ा समाधान हो सकता है अगर आपको अपने एसी को फटने से बचाना है। एसी को हर 1 से 2 घंटे में 5 से 7 मिनट के लिए बंद करना चाहिए, यह भी सलाह टेक्नीशियंस देते हैं। तो देखिए, भीषण गर्मी में एसी में आग लगना आम बात हो गई है। एसी में आग लगने से कैसे बचें, एक्सपर्ट्स का इसे लेकर क्या व्यू है, यह देख लीजिए। 50 पार हो रहा है और ऐसे में हर किसी को कमरे में ठंडक चाहिए और उसके लिए लोग एसी का बदतरतीब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिली है जिसमें कि एसी की वजह से आग लग जा रही है। ऐसा क्यों होता है और इसको कैसे रोका जा सकता है, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए डॉक्टर विकी पॉल मौजूद है हमारे साथ। सर, एक बात बताएं कि जो एसी से आग लगने वाली घटनाएं हैं वो क्यों हो रही है? ये मशीनें 24/7 चलाने के लिए नहीं बनी है, ये छोटे यूज के लिए बनी है। अब दिक्कत ये है कि हमें चलाना पड़ रहा है, तो उसके लिए जो सबसे सेफ हिदायत ये है कि इसको 3-4 घंटे 5 घंटे चलाने के बाद इसको आराम दिया जाए, इसको ठंडा होने दिया जाए। तो अपने घर में लगे एसी का आपको भी रखना है ध्यान, ताकि इस तरह की घटना ना हो।